आरती, अरे उठ जा बेटा, 9 बज गए। लड़के वाले घर से निकल भी गए यहाँ आने के लिए, लेकिन एक तू है उठने का नाम ही नहीं ले रही। आप ही बोलो ना इसे कुछ। अरे क्यों परेशान कर रही हो उसे, सोने दो ना। आपके लाड़ प्यार की वजह से ना ये एक नहीं सुनती। अरे कुछ देर में लड़के वाले आ रहे हैं। आने दो ना माँ, लड़के वालों को आ जाएंगे तो उठ जाऊंगी मैं, और रोज थोड़ी ना छुट्टी मिलती है, एक दिन छुट्टी ली है तो सोने दो ना। अरे तो सोने के लिए पूरा दिन पड़ा है, लड़के वालों के जाने के बाद आराम से रात तक सोना। लेकिन अभी उठ जा और जाके तैयार हो। उठ जा बेटा, वरना तेरी माँ रुकेगी नहीं। हाँ नहीं रुकूंगी, क्योंकि मैं हर काम सीरियसली करती हूँ। आप लोगों की तरह नहीं हो जो हर चीज को हल्के में ले लूं। लो उठ गई बाबा, वो जाती हूँ तैयार, अब खुश। पहले तैयार हो जा, फिर खुश होंगी ना। अपनी माँ के कहने पर साक्षी उठ के तैयार हो जाती है। उतनी देर में लड़के वाले भी आ जाते हैं। साक्षी किचन में ही होती है। आरती और संजय लड़के वालों का स्वागत करते हैं। आइए आइए, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। धूप बहुत है, दिक्कत हुई होगी ना आने में। अरे पूछे मत, धूप तो इतनी है, पता नहीं जून जुलाई में क्या हाल होगा। अगर एसी ना हो तो काम ही ना चले, इसीलिए हमने पहले से एसी का टेम्परेचर कम रखा कि आप लोग आए तो कोई दिक्कत ही ना हो। तो फिर बहू कहाँ है हमारी, उसे भी बुलाइए, दिख नहीं रही। अरे क्यों नहीं, अभी बुला के लाती हूँ। आरती किचन में जाती है और साक्षी को अपने साथ लेकर आती है। आओ बेटा, बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू आंटी जी। वैसे रश्मि जी बुरा न माने तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ क्यों नहीं आरती जी, अब तो हम समधी बनने वाले हैं, अब तो आप कुछ भी पूछ सकती है। वो साक्षी की जॉब का तो पता होगा ना आपको? अरे हाँ आरती जी, हमें पता है, आप बेफिक्र रहिए। हमारी बेटी ज्योति भी तो अपने ससुराल में जॉब करती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि मैं तो साक्षी को सुबह का डब्बा उसके हाथ में देकर भेजूंगी। अरे वाह रश्मि जी, आपकी जैसी सास हर किसी को मिले। हमारी साक्षी की तो भाग्य खुल गया। अरे आरती जी आप बेफिक्र रहिए, आपकी बेटी खुश रहेगी हमारे घर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन आपने हमारी बहुत बड़ी दुविधा दूर कर दी। अब तो खुश है ना साक्षी बेटा? जी पापा। तो अब रिश्ता पक्का समझे? अरे हाँ हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, फिर पंडित जी से बात करके शादी का मुहूर्त फिक्स कराते हैं। बिल्कुल, चलिए फिर इजाजत दीजिए हमें, हम चलते हैं। अरे इतनी जल्दी? खा पी के आराम से जाइए ना। अरे आरती जी, दरअसल बगल में ही हमारे एक रिश्तेदार रहते हैं, तो उनसे भी मिलना है, इसलिए अभी निकलना पड़ेगा। बाकी अब तो हम समधन बन गए हैं, तो फिर कभी आ जाएंगे। अच्छा चलिए ठीक है फिर। इतना कह के रश्मि और अनिल निकल जाते हैं। कुछ समय बीतता है और साक्षी की शादी मोहित से हो जाती है। अरे साक्षी बेटा, तुम अभी तक जाग रही हो, सोई नहीं? कल से तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करना है, जाओ टाइम से सो जाओ, वरना जल्दी उठ नहीं पाओगी। जी मम्मी जी, बस जा ही रही हूँ। सोचा किचन का थोड़ा सा ही काम बचा है तो निपटा लूं। अरे ठीक है, थोड़ा बहुत बच जाएगा तो सुबह मैं निपटा लूंगी। जा अब जाके आराम कर, वरना अगर कल लेट हो गई ना तो बॉस छोड़ेगी नहीं तुझे। जी मम्मी जी, जाती हूँ। इतना बोल के साक्षी अपने कमरे में जाने लगती है। सासू माँ कितनी अच्छी है, मेरा कितना ध्यान रखती है। ऐसी सास कहाँ ही होती है जो बहू के बारे में इतना सोचे। अगला दिन सुबह साक्षी को ऑफिस के लिए लेट हो जाता है। माँ मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। अरे रुक जा, टिफिन का डब्बा तो ले ले, वरना पूरा दिन भूखी रह जाएगी। अरे माँ जाने दीजिए ना, मैं बाहर का कुछ खा लूंगी। रश्मि टिफिन का डब्बा लेकर भाग के आती है और साक्षी को थमाती है। अरे बाहर का क्यों खाएगी, जब मैं ताजा और बढ़िया खाना बना के दे रही हूँ। चल अब जल्दी से जा, वरना लेट हो जाएगी। थैंक यू मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हो। अरे चल बस कर, जा जल्दी से। ठीक है। साक्षी अपनी जॉब पर चली जाती है। शाम को साक्षी काम से आकर अपने रूम में थोड़ा आराम करती है। साक्षी बेटा आ गई, बताया भी नहीं। हाँ मम्मी जी, बस अभी 10 मिनट हुए, आइए ना। अरे बेटा बैठूंगी नहीं, जल्दी से खाना बना दे, 9 बजे तक पापा को खाने की आदत है ना। हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी, अभी फटाफट बना देती हूँ। बेटा मेरी कोई जरूरत है? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं बना लूंगी। 4 लोगों का ही तो खाना बनाना है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बना दूंगी। ठीक है बेटा, तो मैं अपने कमरे में जाती हूँ। ठीक है मम्मी जी। साक्षी किचन में जाती है। हे भगवान, क्या मुसीबत है, काम से आकर फिर से काम करना पड़ रहा है। अब समझ में आ रहा है वर्किंग वूमन होने का मतलब। खैर, मर के बनाओ चाहे हंस के, बनाना तो पड़ेगा ही। जल्दी से किसी तरह बना देती हूँ, फिर जाके आराम करूंगी। साक्षी जल्दी जल्दी में किसी तरह अध पकी सब्जी और जली जली रोटियां बना देती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाने बैठते हैं। अरे साक्षी, ये सब्जी कैसी है? नमक तो है ही नहीं है, मसाला भी पका नहीं लग रहा। हाँ मम्मी जी, वो जल्दी जल्दी में थोड़ा इधर उधर हो गया होगा। और बेटा रोटियां भी एकदम कड़ी और जली जली है। वही तो बेटा, अब तुझे तो पता ही है ना, हम इतने जवान नहीं है कि हमारे दांतों में इतना जोर हो कि हम ये कड़ी रोटियां खींच सके। सॉरी मम्मी जी, मैं कल से ध्यान रखूंगी।
आप बेटा ध्यान रखना। अब ऐसा कर, जाकर खिचड़ी चढ़ा दे, कम से कम ढंग की खिचड़ी तो खा लेंगे। खिचड़ी बनाओ अभी? अब बेटा भूखे तो सोएंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, और ये रोटियां तो खा ही नहीं जा रही। अच्छा ठीक है, फिर मैं खिचड़ी बना देती हूँ। आप बेटा जल्दी से बना ले, तब तक हम लोग बैठे हैं। जी मम्मी जी। साक्षी किचन में खिचड़ी बनाने जाती है। ये क्या, मैंने सोचा था जल्दी जल्दी करके आराम करूंगी, यहाँ तो दूसरा टास्क मिल गया। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है तेरी, थोड़ा तो आराम दे दे। वैसे जल्दी कर साक्षी, उसके बाद आराम से आराम करना। साक्षी खिचड़ी बनाकर ले आती है, सभी खिचड़ी खाने बैठते हैं। लीजिए मम्मी जी, खिचड़ी बन गई, गरम गरम है, अभी परोस दूं? हाँ बेटा जल्दी से दे, सच में बहुत भूख लगी है। देखो बेटा, अगर ये खिचड़ी ठीक बन गई ना तो आज की रात बच जाएगी। जी पापा जी, कोशिश तो पूरी की है। चलो अब चख के देखते हैं। हाँ दे दो इधर। अच्छा है, बिल्कुल हल्की और ठीक बनी है, कम से कम ये तो आराम से खाई जा रही है। हाँ अब बात बनी, पेट को भी आराम मिलेगा और खाने में भी दिक्कत नहीं हो रही। देखा बेटा, जब आराम से बनाती है ना तो अच्छा ही बनता है। जी मम्मी जी, आज वो थोड़ी जल्दी थी ना, इसलिए गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। अब ये खिचड़ी खा के अच्छा लग रहा है। आप चैन से नींद आएगी, वरना आज तो भूखे ही पेट सोना पड़ता। अच्छा है मम्मी जी, आपको पसंद आई। सबको खाना खिला के साक्षी अपने कमरे में जाती है। हे भगवान, आज तो सच में जान निकल गई, अब बस सो जाती हूँ। लेटते ही साक्षी की आंख लग जाती है। कुछ देर बाद मोहित आता है। साक्षी, साक्षी सो गई क्या? कौन? मोहित, आप आ गए हैं? हाँ अभी आया हूँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? अभी? मोहित, मैंने अभी अभी तो सबका खाना करा है, बहुत थक गई हूँ। अरे यार, मुझे क्या पता था तुम सो जाओगी, ऑफिस से सीधा आ रहा हूँ, कुछ खाया भी नहीं है। अच्छा ठीक है, आप बैठो, मैं देखती हूँ। हाँ जल्दी से देखो, बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ हाँ, बस अभी आई। साक्षी उठकर किचन में जाती है। अगली सुबह होती है। साक्षी ऑफिस जाने के लिए तैयार होके आती है। मम्मी जी मैं तैयार हो गई, निकलती हूँ ऑफिस के लिए। अरे साक्षी इधर आ जरा। जी मम्मी जी। ये क्या हालत बना रखी है, चेहरा देख अपना, आंखें सूजी हुई है, रात में सोई नहीं थी क्या? नहीं मम्मी जी, वो कल रात नींद नहीं पूरी हो पाई। क्यों, क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस ऐसी ही देर से नींद आई और फिर जल्दी उठना पड़ गया। देखो बेटा, ऐसे नहीं चलेगा। अगर तुम ठीक से सोओगी नहीं तो दिन भर काम कैसे करोगी? ऑफिस भी है, घर भी है। जी मम्मी जी, ध्यान रखूंगी। ध्यान रखना पड़ेगा, वरना तबीयत खराब हो जाएगी और फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। जी। अच्छा ये छोड़, ये तेरा टिफिन। थैंक यू मम्मी जी, आप कितना ध्यान रखती हैं। घर की बहू है तू, तेरे लिए नहीं बनाऊंगी तो किसके लिए बनाऊंगी? जी मम्मी जी। ले पकड़ और टाइम से खा लेना, ऐसे मत रख देना बैग में। जी खा लूंगी। साक्षी ऑफिस चली जाती है, लेकिन ऑफिस में भी साक्षी काम नहीं कर पाती। साक्षी, साक्षी क्या हुआ? अब क्या? हाँ, सो रही थी क्या? नहीं नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी आंख लग गई थी। ये ऑफिस है, घर नहीं, यहाँ सोने के पैसे नहीं मिलते। हाँ पता है, बस नींद पूरी नहीं हुई ना कल, इसलिए। फिर भी यार थोड़ा संभाल के, बॉस से देख लिया ना तो सीधा सुनाएंगे। हाँ हाँ, ट्राई कर रही हूँ। चलिए फाइल देख ले, सुबह से पड़ी है तेरे पास। हाँ लाओ, अभी करती हूँ। और पानी पी ले, थोड़ा फ्रेश लगेगा। हाँ ये तुमने सही याद दिलाया। और रात को सोया कर टाइम से, ऐसे चलेगा तो मुश्किल हो जाएगी। कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अब काम कर लूं? सही है। नींद ही पूरी नहीं होती, कैसे होगा सब? कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं। अच्छा काम पर ध्यान दो। हाँ करती हूँ ना। साक्षी खुद को संभालते हुए काम करने लगती है। शाम का समय होता है, साक्षी घर पहुंचती है। मम्मी जी मैं आ गई। आ गई? कब आई बेटा? अभी बस 5 मिनट पहले। अच्छा सुन, आज थोड़ा जल्दी खाना बना दे, पापा को टाइम से खाना चाहिए। मम्मी जी मैं थोड़ा 10-15 मिनट आराम कर लूं, आज ऑफिस में बहुत थक गई हूँ। आराम तो चलता रहेगा बेटा, पहले काम निपटा ले, बाद में आराम कर लेना। जी ठीक है। साक्षी धीरे से अपने कमरे की तरफ देखती है, फिर किचन में चली जाती है। चलो जल्दी जल्दी खाना बना दूं, फिर जाकर लेट जाऊंगी। थोड़ी देर बाद, मम्मी जी खाना बन गया। अच्छा लगा दे सबको। चलो भाई, आज जल्दी खाना मिल गया। सब खाने बैठते हैं। ये क्या बनाया साक्षी? मम्मी जी दाल और सब्जी। दाल चख के देखे तूने? नहीं, वो जल्दी में बना दी ना। इसमें नमक ही नहीं है ढंग से, और ये सब्जी बिल्कुल कच्ची लग रही है। हाँ बेटा, आज तो कुछ भी ठीक नहीं बना। सॉरी मम्मी जी, आज थोड़ा थक गई थी तो आपको बताया भी तो था। अरे बेटा, थकान अपनी जगह है, लेकिन रोज रोज ऐसा चलेगा तो कैसे होगा?
जी। हम रोज ऐसा ही खाना खाएंगे क्या? कभी नमक नहीं, कभी कच्चा, कभी जला हुआ। मैं कोशिश कर रही हूँ मम्मी जी। कोशिश से काम नहीं चलेगा साक्षी, ध्यान देना पड़ेगा। घर का खाना है, कोई मजाक नहीं है। देखो बेटा, हम कुछ ज्यादा नहीं कह रहे, बस इतना कि खाना ठीक से बन जाए। जी पापा जी। तो खुद ही सोच, अगर रोज ऐसा ही खाना बनेगा तो कौन खाएगा? जी। ऑफिस जाती है ठीक बात है, लेकिन घर का काम भी तो है ना। जी मम्मी जी। हम भी समझ सकते हैं कि तू थक जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जैसा तैसा खाना बना दिया। मैं ध्यान रखूंगी आगे से। देख लेना, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ बेटा, थोड़ा संभाल के। जी। अच्छा, अब जो बना रही है वही खा लेते हैं, और क्या कर सकते हैं। मैं पानी ले आऊं? हाँ ले आ। साक्षी चुपचाप उठकर पानी लाती है। लीजिए। रख दे। जी। बेटा तू भी खा ले। जी। साक्षी बिना कुछ बोले खाना खाने लगती है। बस ध्यान रखना आगे से। जी मम्मी जी। साक्षी चुप रहती है और धीरे धीरे खाना खत्म करती है। अब हर दिन ऐसा ही होने लगा था। शाम को साक्षी ऑफिस से आने के बाद बहुत थक जाती थी और उसी थकान में से काम करना पड़ता था। अगले दिन शाम को मेहमान आए हुए थे, इसलिए साक्षी रश्मि के साथ किचन में थकान के साथ काम करवा रही थी। साक्षी जल्दी कर बेटा, मेहमान बैठे हैं, खाना टाइम से तैयार होना चाहिए। जी मम्मी जी, बना रही हूँ। ये मसाला अच्छे से भुनना, कच्चा नहीं रहना चाहिए। जी। और रोटी का आटा भी लगा ले, बाद में भाग दौड़ होगी। जी मम्मी जी। थोड़ी देर तक साक्षी काम करती है। मम्मी जी बिजी है, 5 मिनट के लिए कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ, बहुत थक गई हूँ। साक्षी कमरे में चली जाती है। किचन में गैस पर रखा मसाला जलने लगता है। अरे ये क्या? साक्षी, साक्षी! साक्षी दौड़ कर आती है। जी मम्मी जी। ये तक क्या हाल कर दिया तूने, मसाले का पूरा जल गया है। वो मम्मी जी, मैं बस 5 मिनट के लिए गई थी। 5 मिनट में यह हालत हो गई? जरा से भी जिम्मेदारी नहीं है तुझमें। सॉरी मम्मी जी, ध्यान नहीं रहा। ध्यान नहीं रहा? घर में मेहमान बैठे हैं और तुझे आराम करना है। मम्मी जी मैं बस थोड़ा सा। बस बस, हर बार यही बहाना, कभी थक गई, कभी नींद पूरी नहीं हुई। आखिर कब सीखेगी तू? मैं सुबह तेरा कितना ख्याल रखती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, तेरा टिफिन तैयार करके हाथ में देती हूँ, और तुझसे शाम का एक टाइम का खाना भी ढंग से नहीं बनता। रोज कोई ना कोई गड़बड़, कभी नमक नहीं, कभी जला हुआ, कभी कच्चा। आखिर कब तक चलेगा ये सब? इतनी भी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती तो कैसे चलेगा ये घर? बस कीजिए मम्मी जी। क्या गलत क्या कहा मैंने? मत कीजिए मुझ पे एहसान मम्मी जी। क्या मतलब? मैं खुद बना लूंगी नाश्ता, खाना और अपना टिफिन भी। मैं वो नहीं कह रही हूँ साक्षी। नहीं मम्मी जी, मैं समझ गई। अब आपको सुबह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इतना सब। ये क्या तरीका है बात करने का? जो सच है वही बोल रही हूँ, मैं संभाल लूंगी सब। साक्षी मुड़कर वहां से चली जाती है। देख रही हूँ अब जवाब भी देने लगी है। रश्मि जले हुए मसाले को देखती है और गुस्से में खड़ी रहती है। अगले दिन सुबह साक्षी उठ के किचन में आती है। चलो साक्षी, आज सब खुद ही करना है। पहले नाश्ता, फिर खाना, टाइम से सब हो जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद हो गया, अब बस टिफिन पैक कर देती हूँ। तभी रश्मि उठकर बाहर आती है। अरे साक्षी, तू इतनी सुबह? जी मम्मी जी, आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी ना। ये सब तूने बनाया? जी। अच्छा। हाँ, और मैं निकल रही हूँ ऑफिस के लिए, आप लोग भी खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है। साक्षी ऑफिस के लिए निकल जाती है। रश्मि और अनिल नाश्ता करने बैठते हैं। वाह, आज खाना कितना बढ़िया बनाया। लग ही नहीं रहा कि उसने बनाया। वही तो, जो भी हो, लेकिन बढ़िया काम किया है। कल खामखा चिल्ला दी थी उसके ऊपर, अब पछतावा हो रहा है। चलो कोई ना, शाम को बात कर लेना। हाँ करती हूँ। शाम को साक्षी ऑफिस से घर आती है। मम्मी जी मैं आ गई। आगे बेटा, आ बैठ जरा। कैसी रही आज की ड्यूटी? ठीक थी मम्मी जी, बस थोड़ा थक गई हूँ। थकान तो होगी है, लेकिन एक बात बताऊं? जी। आज सुबह का खाना सच में बहुत बढ़िया था। सच में? आपको पसंद आया? अरे बहुत ज्यादा। ऐसा लगा ही नहीं कि जल्दी में बनाया, सब कुछ एकदम सही था। अच्छा लगा सुन के मम्मी जी। सच बताऊं, आज थोड़ा सुकून मिला। और मिलना भी चाहिए, मेहनत करती है तू। मम्मी जी एक बात बोलूं, अगर आप बुरा न माने तो? अरे पगली, अभी इतना सोचा मत कर, बोल। मम्मी जी अगर आप कहे तो सुबह का नाश्ता और खाना मैं संभाल लिया करूंगी, आप शाम का देख लेंगी क्या? ऐसा क्यों सोच रही है? मम्मी जी सुबह मैं फ्रेश रहती हूँ, नींद पूरी होती है तो काम अच्छे से हो जाता है। लेकिन शाम को ऑफिस से लौटते ही शरीर जवाब दे देता है, दिमाग भी काम नहीं करता, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। अच्छा। मैं चाहती हूँ कि काम सही से हो, बस इसलिए कहा।
देख साक्षी, तूने आज पहली बार अपने मन की बात ठीक से कही है। जी। और बात भी बिल्कुल सही कही है, इसमें बुरा मानने वाली तो कोई बात है नहीं। सच में मम्मी जी? हाँ बेटा, घर चलाने का मतलब ये नहीं कि एक ही इंसान सब कुछ करे, मिलकर करेंगे तो ठीक होगा। जी। तो सुबह संभाल ले और शाम को मैं देख लूंगी। वैसे भी मैं घर पर ही रहती हूँ। थैंक यू मम्मी जी, अब शायद सब ठीक से हो जाएगा। और सुन, अपने ऊपर इतना दबाव मत लिया कर। जी। तू बहू है, कोई मशीन नहीं। थकान होना बिल्कुल नॉर्मल है। जी मम्मी जी। बस आगे से एक बात याद रखना, मन में कुछ भी हो सीधा बोल दिया कर। जी, अब नहीं छुपाऊंगी। तभी तो रिश्ता आसान बनता है। सही कहा आपने। चल अब हाथ मुंह धो ले, मैं चाय बनाती हूँ, दोनों साथ में बैठ के पीते हैं। जी मम्मी जी। और आज आराम से बैठना, कोई जल्दी नहीं है। आज तो सच में अच्छा लग रहा है। बस ऐसे ही हंसती रहे, घर भी अच्छा लगेगा। जी। सुबह का समय है। रिया ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल रही थी, तभी उसकी भाभी निधि कहती है, रिया, माँ जी की तबीयत कल रात से थोड़ी खराब लग रही है। उनकी बीपी की और शुगर की कुछ दवाइयां खत्म हो गई है। मुझे अभी जाकर लानी होगी। जरा मुझे कुछ पैसे दे देना दवाइयों के लिए। ओहो, माँ की तबीयत खराब है, आपने मुझे कल क्यों नहीं बताया? रुकिए मैं देती हूँ। रिया अपने पर्स से 200 रुपए का एक नोट निकाल कर निधि को देती है। उसे देखकर निधि कहती है, रिया, ये 200 रुपए? अरे रिया, आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है तुझे पता है? माँ जी की दवाइयां थोड़ी महंगी आती है। 200 रुपए में तो आजकल ढंग का सिरप भी नहीं मिलता। ठीक है, ये लीजिए 500 रुपए। और अब ठीक है ना? हाँ, ये कुछ ठीक है। ठीक है भाभी, आप दवाइयां ले आना, और हाँ, जो पैसे बचेंगे वो शाम को मुझे वापस कर देना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर रिया जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर चली जाती है। अरे वाह, रिया तो सच में बहुत भोली है। दवाइयां तो कुल 350 या 400 की आएंगी, इसमें से तो मुझे सीधे सीधे 300 रुपए बच जाएंगे। शाम को कह दूंगी कि सब खर्च हो गए। मेरा तो खर्चा ऐसे ही निकल जाता है। थोड़ी देर बाद निधि घर का थोड़ा बहुत काम निपटाती है और अपनी सास सावित्री के पास जाती है और कहती है, माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि अभी बाजार हो आऊं, आपकी दवाइयां भी लानी है और मुझे घर के लिए भी थोड़ा सामान देखना है। ठीक है बहू, चली जा, जल्दी लौट आना। अब निधि घर से बाहर निकलती है और गली के नुक्कड़ पर पहुंचते ही अपना फोन निकालती है और अपनी सहेली सीमा को फोन लगाती है और कहती है, हेलो सीमा, कहाँ है तू? मैं निकल गई घर से, तू जल्दी मुझे मार्केट वाले चौराहे पर मिल। कुछ देर बाद मार्केट में निधि और सीमा एक मशहूर चाट भंडार पर मिलती है और आलू टिक्की और गोलगप्पे खाती है। गोलगप्पे खाते हुए सीमा निधि से कहती है, यार निधि, तू तो बड़े ठाठ में रहती है। जब देखो तब तू मुझे ट्रीट देती है, कभी चाट कभी शॉपिंग। सच बता, तेरे पति आकाश की नौकरी क्या वाकई में छोटी है? क्योंकि तेरी लाइफस्टाइल देखकर तो ऐसा नहीं लगता। अरे नहीं बाबा, आकाश की नौकरी तो सच में छोटी सी है। क्लर्क की जॉब में कितना ही मिलता है, आधा तो घर के लोन की किस्तों में चला जाता है। तो फिर ये पैसे, ये ब्रांडेड चप्पल और ये चाट के खर्चे कहाँ से आते हैं? मेरी ननद रिया है ना, वो एक बहुत बड़ी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है उसे। बस मैं तो रोज किसी न किसी बहाने से उससे पैसे मांग लिया करती हूँ। कभी माँ जी की बीमारी, कभी घर का राशन, कभी बिजली का बिल। वो बेचारी चुपचाप दे देती है और इस तरह मेरा पर्सनल खर्च मस्त चल जाता है। वाह यार, तो बड़ी खुशनसीब है कि ननद के खर्चे पर भाभी पल रही है। ऐसी ननद सबको मिले जो बिना सवाल किए पैसे दे दे, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? अरे सीमा, इसके लिए भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। हर रोज नया बहाना सोचना, चेहरे पर दुख लाना, ये सब एक कला है। रिया को लगता है कि मैं घर की कितनी चिंता करती हूँ। दोनों खूब ठहाके लगाती है और पेट भरकर चाट खाती है। इसके बाद निधि एक मेडिकल स्टोर पर जाती है और कहती है, भैया, सावित्री देवी के नाम का पर्चा है आपके पास? हाँ, वही दवाइयां दे दो। मैडम, ये पूरे महीने की दवाइयां तो 800 रुपए की होंगी। नहीं भैया, मुझे पूरा महीना नहीं चाहिए, आप बस 10 दिन की दवाइयां दे दो, बाकी बाद में ले जाऊंगी। मेडिकल वाला दवाइयां पैक कर देता है, जिसका बिल मुश्किल से 250 रुपए आता है। निधि घर पहुंचती है और सावित्री को दवाइयां देते हुए कहती है, माँ जी, लीजिए, मैंने आपकी दवाइयां ला दी। बहुत भीड़ थी बाजार में, थक गई हूं मैं। ठीक है बहू, शुक्रिया। वैसे सब्जियां भी खत्म होने वाली थी, वो नहीं लाई। माँ जी क्या बताऊं, रिया ने जितने पैसे दिए थे उतने में तो बस ये दवाइयां ही आई। आजकल दवाइयां इतनी महंगी हो गई हैं कि हाथ लगाते ही पैसे खत्म हो जाते हैं। अब कल जब रिया ऑफिस जाएगी तो उससे थोड़े और पैसे मांगूंगी, तब सब्जियां लेकर आऊंगी। अगले दिन सुबह किचन में निधि चाय बना रही है। उसका पति आकाश तैयार होकर आता है और घड़ी देखकर कहता है, निधि, अब तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। तुम्हें पता है ना मेरा बॉस कितना स्ट्रिक्ट है।
आकाश, मैं अकेली जान कितना काम करूं? सुबह से झाड़ू पोछा बर्तन चाय नाश्ता, रात को भी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, सर फटा जा रहा था, पर घर के काम तो मुझे रुकने ही नहीं देते हैं, ये सारे काम तो मुझे ही करने हैं ना। तभी रिया वहां आती है और अपनी भाभी की बातें सुनकर कहती है, अरे भाभी आप परेशान मत होइए, लाइए मैं आपकी मदद करा देती हूँ। आकाश भैया आप बैठिए, मैं अभी पराठे सेक देती हूँ। अरे ननद जी रहने दो, तुम तो बेचारी सुबह से रात तक ऑफिस में खटती हो, तुम कितना काम अकेली करोगी, रहने दो मैं कर लूंगी। काश हमारे पास भी कोई नौकरानी होती जो मेरी मदद कर देती, तो शायद मुझे इतनी थकान ना होती, पर खैर मेरी किस्मत में कहाँ ये सब। तुम जाओ तैयार हो लो। रिया वहां से चली जाती है। तभी रामेश्वर वहां आता है और कहता है, अरे बहू, मुझे शुगर की दवाई खानी है, अभी तक नाश्ता नहीं बना क्या? थोड़ा जल्दी कर दो, सर चकरा रहा है। पिताजी बस लगा ही रही हूँ, अब अकेली औरत कितना काम करे, इस घर में सब मुझे ही करना पड़ता है। मोहल्ले में वो शोभा रहती है ना, उसने काम ज्यादा होने की वजह से नौकरानी लगा ली है, अब वो आराम से रहती है, लेकिन मेरी किस्मत में कहाँ नौकरानी है। ऐसा कहते हुए निधि सभी का नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी नाश्ता करने लगते हैं। तभी निधि की बातें सुनकर आकाश कहता है, निधि, तुमको तो पता है मेरी छोटी सी जॉब है और घर का लोन भी अभी तक चल रहा है, हम नौकरानी का खर्चा कैसे उठाएंगे? और वैसे भी घर में लोग ही कितने हैं, तुम तो आराम से कर सकती हो। हाँ, मेरी किस्मत में आराम कहाँ, कोई बात नहीं, मैं मरते खपते काम करती रहूंगी। सभी लोग नाश्ता करते हैं और टेबल से उठकर चले जाते हैं। तभी निधि हॉल में आती है तो देखती है रिया ऑफिस के लिए निकल रही थी। निधि कहती है, रिया वो घर में सब्जी बिल्कुल नहीं है, जरा सब्जी के पैसे तो दे दो। ठीक है भाभी, ये लीजिए 300 रुपए और। रिया 300 में क्या आएगा, आजकल गोभी भी 80 रुपए किलो है, थोड़ा और दे दो तो मैं हफ्ते भर की सब्जी एक साथ ले आऊं। ठीक है भाभी, ये लो 1000 और हाँ आप काम वाली देख लीजिए। ऐसा कहकर रिया ऑफिस चली जाती है। रिया के ऑफिस जाते ही निधि तुरंत शीला को फोन लगाती है और कहती है, हेलो शीला बाई। हाँ निधि बोल रही हूँ, तुझे बोला था ना कि मैं तुझे बुलाऊंगी काम पे, कल से आ जाना झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए, सैलरी की फिक्र मत करना, तुझे टाइम पे मिल जाएगी। अब निधि और भी आराम से काम करने लगती है। सारा काम शीला करती है और निधि सोफे पर बैठकर टीवी देखती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शाम को सावित्री सभी लोगों से कहती है, आज गोमती दीदी का कॉल आया था, कल उनके बेटे की शादी है तो निमंत्रण देने के लिए कॉल किया था, हम सब चलेंगे कल। बेटा रिया तू भी ऑफिस से छुट्टी ले लेना। सावित्री की बात सुनकर निधि कहती है, माँ जी आप लोग चले जाना, मेरे पास तो सब पुराने कपड़े हैं, कुछ भी नया नहीं है पहनने को, मैं ऐसी बड़ी शादी में पुराने फटे कपड़े पहनकर कैसे जाऊंगी, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, रहने दो मैं घर पर ही ठीक हूँ। क्यों नहीं जाएगी बहू, पिछले महीने ही तो तूने वो नीली साड़ी ली थी, वो पहन लेना। माँ जी वो पुरानी हो गई, अब मैं घर की बहू हूँ, अच्छी नहीं लगूंगी ऐसे, आप लोग होकर आइए। निधि मुंह बनाकर कमरे में चली जाती है। सावित्री रिया को बुलाती है। अब रिया निधि के कमरे में जाती है और 2000 रुपए देकर कहती है, भाभी ये लीजिए 2000 रुपए, आप अपने लिए शादी के लिए कोई अच्छी सी साड़ी या सूट ले आना। 2000 रुपए? रिया आजकल 2000 रुपए में तो सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज ही सिलते हैं, अच्छी साड़ी तो कम से कम 4-5 हजार की आती है, ऊपर से मुझे मैचिंग चप्पल और मेकअप का सामान भी लेना होगा। ठीक है भाभी, ये 3000 और रख लीजिए, कुल 5000 हो गए, अब तो खुश है ना? हाँ रिया, अब मैं कुछ ढंग का ले पाऊंगी तो कितनी अच्छी है। थोड़ी देर बाद निधि आकाश के साथ बाजार जाती है और अपने लिए महंगी सैंडल और मेकअप किट खरीदती है। फिर आकाश कहता है, निधि रिया ने तुम्हें इतने पैसे दिए हैं, उसने अपने लिए कुछ तो लिया नहीं, ऐसा करते हैं रिया के लिए भी एक अच्छा सा सूट ले लेते हैं। अरे आकाश, उसके पास तो अलमारी भरी पड़ी है सूटों से, क्या करेगी वो और खरीद कर, और फिर हमें क्या पता उसे क्या पसंद आएगा, वो खुद अपनी पसंद से ले लेगी, तुम फालतू में पैसे बर्बाद मत करो। ऐसा कहकर निधि बात को टाल देती है और घर आ जाती है। अगले दिन शाम को पूरा परिवार शादी में जाता है। रिया ने साधारण से पुराने कपड़े पहने हैं, जबकि निधि बिल्कुल टिप टॉप बनकर तैयार हुई है। शादी में रिया को उसकी पुरानी सहेली शिल्पा मिलती है और वो खुश होते हुए कहती है, रिया कैसी है तू, स्कूल के बाद तो हम मिले ही नहीं, तू बिल्कुल नहीं बदली, सुना है तेरी बहुत अच्छी जॉब लग गई है। हाँ शिल्पा, मैं एक प्राइवेट फर्म में सीनियर मैनेजर हूँ, तू बता तू क्या कर रही है। तभी शिल्पा रिया और निधि दोनों को ध्यान से देखती है और फिर रिया के कान में धीरे से कहती है, अरे तेरी भाभी तो बड़ी टिप टॉप लग रही है, इनके पति क्या गवर्नमेंट जॉब में है जो इतना खर्चा करते हैं? नहीं, आकाश भैया भी प्राइवेट जॉब में ही है।
अच्छा चल अपना नंबर दे, फिर मिलते हैं और बातें करेंगे। ऐसा कहकर शिल्पा रिया का नंबर लेकर चली जाती है। शादी के कुछ दिन बाद रिया और शिल्पा एक आइसक्रीम पार्लर में मिलते हैं। शिल्पा आइसक्रीम खाते हुए कहती है, रिया बुरा मत मानना, पर मुझे उस दिन शादी में कुछ अजीब लगा। तेरी सैलरी इतनी अच्छी है, फिर भी तू इतने सादे कपड़ों में थी और तेरी भाभी जैसे कोई महारानी लग रही थी। क्या चक्कर है? यार शिल्पा, घर के खर्चे बहुत हैं, माँ की दवाइयाँ, घर का राशन, काम वाली की सैलरी, भाभी बेचारी ये सब मैनेज करती हैं, तो मुझे उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। रिया तू बहुत भोली है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरी भाभी चालाकी करके तुझसे पैसे ऐंठ रही है। तो कभी नोटिस करना कि वो जो खर्चे बताती है क्या वाकई में उतने होते हैं? नहीं यार शिल्पा, ऐसा नहीं है, वो घर का बहुत ख्याल रखती हैं। मेरी बात मान, एक बार चुपके से चेक कर, तुझे खुद पता चल जाएगा। ठीक है, मैं ध्यान दूंगी। शाम को रिया घर आती है और उसके दिमाग में शिल्पा की बातें घूमने लगती है। वो चुपके से कूड़ेदान में पड़ी दवाइयों के रैपर देखती है और उन पर लिखे दाम पढ़ती है। फिर सोचती है, ये दवाइयां तो सिर्फ 250 रुपए की हैं। भाभी ने तो मुझसे 700 लिए थे और कहा था कि दवाइयां बहुत महंगी है। तभी शीला बर्तन धोने के लिए आती है। रिया उससे कहती है, शीला बाई जरा रुकिए, मुझे आपसे कुछ पूछना था। मेरी एक सहेली है, उसे भी अपने घर के लिए काम वाली बाई चाहिए। आप झाड़ू पोछा और बर्तन का कितना लेती हैं? दीदी मैं तो एक घर का 1500 रुपए लेती हूँ, अगर घर बड़ा हो तो थोड़ा ज्यादा, पर आपके यहाँ तो 1500 ही तय हुआ है। 1500? पर भाभी ने तो मुझसे कहा था कि आप 3000 लेती हैं। नहीं दीदी, मुझे तो सिर्फ 1500 ही मिलते हैं। रिया का शक अब यकीन में बदल चुका। वो गुस्से में तमतमा रही थी। वो शाम को शिल्पा को फोन करती है और सारी बात बताती है। ये सुनकर शिल्पा कहती है, देख रिया, मैंने कहा था ना कि तेरी भाभी तेरे से पैसे ऐंठ रही है और उस पे ऐश कर रही है। अब मेरी बात मान, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। ठीक है शिल्पा, मैं तैयार हूँ। उसे अपनी गलती का एहसास होना बहुत जरूरी है। अगले दिन सुबह सभी लोग नाश्ता कर रहे थे, तभी रिया कहती है, आज सुबह ही ऑफिस से ईमेल आया है, कंपनी में छटनी चल रही है और उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। मेरी जॉब चली गई भैया, अब मैं काम पर नहीं जा पाऊंगी। क्या रिया, ये तो क्या कह रही है? नौकरी छूट गई? ऐसे कैसे हो सकता है? तू तो इतनी ऊंची पोस्ट पर थी। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? भाभी मैं खुद बहुत परेशान हूँ। उन्होंने कहा है कि अगले कुछ महीनों तक मुझे कोई सैलरी नहीं मिलेगी। अब हमें सिर्फ भैया की तनख्वाह में ही गुजारा करना होगा। कोई बात नहीं रिया, तू चिंता मत कर। जब तक मैं हूं तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम थोड़ा हाथ खींच कर चलेंगे, पर सब ठीक हो जाएगा। आकाश तो सहानुभूति दिखा रहा था, लेकिन निधि के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उसे अपनी किटी पार्टी, अपनी शॉपिंग और अपनी ऐशो आराम की जिंदगी खत्म होती दिख रही थी। अगले दिन से निधि को एक एक पैसे का हिसाब आकाश को देना पड़ रहा था। वो रसोई में खड़ी और आकाश उसे सब्जी के लिए पैसे दे रहा है। आकाश, ये सिर्फ 200 रुपए, इसमें क्या आएगा? माँ जी की दवाइयां भी लानी है और हफ्ते भर की सब्जी, कम से कम 1000 रुपए तो दो। निधि मेरे पास इतने ही हैं। रिया की जॉब जाने के बाद मुझे अपनी सेविंग्स बचानी पड़ रही है, तुम इसी में मैनेज करो। आकाश ऐसा कहकर चला जाता है। तब निधि मन ही मन सोचती है, हे भगवान, अब मुझे खुद बाजार जाकर मोल भाव करना पड़ेगा। पहले तो रिया से पैसे लेकर मैं मजे करती थी, अब तो असलियत सामने आ रही है। निधि बाजार जाती है। वो घर के लिए कमी सब्जियां खरीदती है और फिर मेडिकल स्टोर जाती है और दवाइयां लेती है और अपने आप से कहती है, सिर्फ 180 रुपए? मैं तो रिया से 700-800 वसूल लेती थी। आज पता चल रहा है कि असलियत में खर्चा कितना कम है। मैंने कितना अनर्थ किया। घर पहुंचकर निधि सावित्री को दवाइयां देती है। तभी उसकी सहेली सीमा का कॉल आता है। सीमा कहती है, हेलो निधि, इस बार अपनी किटी पार्टी होटल रेडिसन में है। अब सब अपनी महंगी साड़ियां पहनकर आ रही है। तू भी अपनी वो नई वाली सिल्क साड़ी पहनना जो तूने रिया के पैसों से ली थी। ठीक है सीमा, मैं देखती हूँ। ऐसा कहकर निधि फोन रख देती है और आकाश के पास जाकर कहती है, आकाश, वो मेरी सहेलियों की किटी पार्टी है, जरा 2000 रुपए मिल सकते हैं क्या? मुझे थोड़ा सा तैयार होना था और वहाँ कंट्रीब्यूशन भी देना है। निधि तुम्हें समझ नहीं आता, घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं। रिया की नौकरी चली गई है और तुम्हें किटी पार्टी की सूझ रही है। कोई पैसा नहीं मिलेगा, चुपचाप घर पर बैठो और घर का काम संभालो। वैसे भी कल से शीलाबाई नहीं आएगी, मैंने उन्हें मना कर दिया है क्योंकि हम उनकी सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या? काम वाली भी हटा दी? अब झाड़ू पोछा भी मुझे करना पड़ेगा? आकाश, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जैसे तुम रिया के साथ कर रही थी वैसे ही। इस तरह पूरा महीना बीत जाता है। निधि के हाथ बर्तन धो धोकर सख्त हो गए हैं। उसके चेहरे की चमक गायब हो गई है। एक दिन वो सब्जी लेने बाजार जा रही होती है कि उसकी नजर एक शोरूम में टंगी बेहद खूबसूरत साड़ी पर पड़ती है, जिसे देखकर वो मन ही मन सोचती है, वाह कितनी सुंदर साड़ी है। भैया, ये साड़ी कितने की है? मैडम, ये प्योर कांजीवरम है, डिस्काउंट के बाद 4500 की पड़ेगी।
4,500? मेरे पास तो 45 रुपए की भी फालतू नहीं है। काश मैंने रिया के दिए हुए पैसों की कद्र की होती और उन्हें ऐसे फालतू चाट और शॉपिंग में ना उड़ाया होता। आज मेरे पास बचत होती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। यही सोचते हुए निधि घर आती है तो देखती है कि हॉल में आकाश और सावित्री बैठे हिसाब लगा रहे हैं। माँ, इस महीने निधि ने बहुत कम खर्चा किया है, फिर भी हमारी बचत 0 है। समझ नहीं आ रहा कि पहले घर कैसे चल जाता था जब रिया पैसे देती थी। बेटा, तब रिया आंख बंद करके पैसे देती थी और बहू अपनी मर्जी से खर्च करती थी। आज जब अपनी जेब से लग रहे हैं तब पता चल रहा है कि नमक तेल का भाव क्या है। निधि ये सब सुनकर अंदर ही अंदर टूट जाती है। उसे अपनी चालाकी पर शर्म आने लगती है। उसे याद आता है कि रिया ने कभी एक सवाल नहीं किया, हमेशा भाभी भाभी कहकर सिर पर बिठाया। वो सीधे रिया के कमरे में जाती है और कहती है, रिया, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ तेरी। क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हैं? मुझे सब समझ आ गया रिया। तूने कभी मुझसे हिसाब नहीं मांगा और मैंने तेरी शराफत का फायदा उठाया। दवाइयों के नाम पर, काम वाली के नाम पर मैंने तुझसे झूठ बोल बोल कर पैसे ऐंठे। आज जब मुझे खुद उन पैसों के लिए तरसना पड़ रहा है तब मुझे एहसास हुआ कि मेहनत की कमाई क्या होती है। मुझे माफ कर दे, मैं अब कभी तुझसे एक पैसा फालतू नहीं मांगूंगी। अरे भाभी, मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। और एक खुशखबरी दूं, मेरी नौकरी कहीं नहीं गई है। ये सब बस एक नाटक था जो मैंने और शिल्पा ने मिलकर रचा था ताकि आपको पैसों की अहमियत समझ आ सके। क्या मतलब, तेरी जॉब सलामत है? हाँ भाभी, और शीलाबाई को भी मैंने मना नहीं किया था। वो बस 2 दिन की छुट्टी पर गई थी। भाभी, पैसा किसी का भी हो, मेहनत का होता है। अगर हम मिलकर चलेंगे तो घर में बरकत होगी, लेकिन अगर हम एक दूसरे को धोखा देंगे तो सब बिखर जाएगा। तू सही कह रही है रिया। आज से मैं कसम खाती हूँ कि इस घर की एक एक पाई का सही हिसाब रखूंगी। और हाँ, अब से मैं भी कुछ छोटा मोटा घर के काम शुरू करूंगी ताकि मैं भी योगदान दे सकूं, सिर्फ तेरे खर्चे पर ना पलूं। आकाश और सावित्री भी दरवाजे पर आकर ये सब सुन लेते हैं और मुस्कुराते हैं। घर में एक बार फिर शांति और ईमानदारी का माहौल बन जाता है। निधि अब एक जिम्मेदार बहू बन चुकी है और रिया अपनी भाभी के इस बदलाव से बहुत खुश है।